हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। मैं अमित कुमार। आज हम आपको 2011 में जो पेपर आया था हिंदी का जनवरी में, वो कराएंगे। ये 15 नंबर का होगा आपका पेडागोजी। और 15 नंबर की जो आपकी गद्यांश और कविता होती है, आती है दोनों दोनों पैरा मिला के, और उसको आपको क्वेश्चन आंसर छाटने होते हैं। वो हम एग्जाम के कुछ दिनों से पहले, 10-15 दिन पहले प्रैक्टिस करा देंगे। वो ज़्यादा अहम होता भी नहीं है और आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है सही करने का, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी उसकी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लैंग्वेज के बारे में ही सीखेंगे कि लैंग्वेज बच्चों को किस तरह से सिखानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिंद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है। महिंद्रा नहीं, मंदिरा होना चाहिए, मंदिरा, ठीक है। महिंद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों को का प्रयोग करती है। मंदिरा। अब आगे है ए, लिंग वचन, यहाँ क्रिया होगा, क्रिया यानी क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का, देखिए यहाँ जो ये केवल है ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। केवल कैसे, ये नेगेटिव वर्ड, तो हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। वो लिंग वचन और क्रिया का सही से सर्वनाम का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। उसने जो सेंटेंस यहाँ पे बोलती है वो सही से लिख लेती है, या मतलब बोल देती है। ये हमें पूरा पूरा सेंटेंस जो है सही से समझ में आ रहा है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। अगर वह लिंग में प्रॉब्लम करता तो कहती कि मुझे आम बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से बोल सकती थी, ठीक है। तो हमें पढ़ने में लग रहा है कि सही सर्वनाम जो है और लिंग वचन का प्रयोग सही से कर पा रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा। भाषा क्या है? नियमों की जानकारी से ही निखरती है या विद्यालय में ही सीखी जाती है। ये ही जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। ये केवल का उपयोग कर रहे कि बस इसी में हो सकता है। ये एक सीमा, जो एक दायरा है उसको बॉन्ड कर रहा है। तो ही जो है नेगेटिव वर्ड में लेंगे, ठीक है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है सदैव, व्याकरण के नियम, ये सदैव है, ये भी एक नेगेटिव है। तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर? सी, ठीक है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, भाषा का पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होता है? भाषा की विभिन्न छटाएं, या अभ्यास में वैविध्य, या पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य। तो इसमें आपको बताना है, इसमें जो है पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो है पाठों की संख्या। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा पाठ कर देंगे तो किताब बहुत अच्छी बन जाएगी। उसको एक अच्छा किताब बनाने के लिए भाषा की विभिन्न छटाई भी हैं, अभ्यास में वैविधता भी है, विषय वस्तु में वैविधता भी है, लेकिन पाठ की संख्या कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। आगे है, एक ऐसे अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षा की जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषा अगर किसी क्लास में बच्चा बोलता है तो क्या है वो, इसके बारे में है। तो किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधे, बाधे तो होया नहीं, नेगेटिव है ये वर्ड। और कक्षा की जटिलताओं को बढ़ाता है, नहीं, ये जटिलताओं को नहीं बढ़ाता, ये भी नेगेटिव वर्ड है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, समस्या भी नहीं है, हमारा आएगा आंसर डी, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अगर एक क्लास में ज्यादा भाषा बोलने जाने वाले बच्चे बैठे होंगे, कोई दूसरी भाषा बोल रहा हो, कोई दूसरी, तो हम जब एक दूसरे से बात करेंगे तो नए नए शब्दों का उपयोग करेंगे, बच्चा समझेगा उसको, और हम अधिक से अधिक भाषा समझ सकते हैं। पांचवा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम
के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब इसमें से एक जो है वो गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे। ठीक है, तो है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सही है, क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, भाषा अलग बोली जाती है, तो ये तो महत्वपूर्ण कारक है ही। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा में बनती हैं। सही है, जो भी हम अ, सोचते हैं और बातें करते हैं, संकल्पना जो भी बनाते हैं वो मातृभाषा में ही बनाने की कोशिश करते हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये हमारा नेगेटिव है, क्योंकि सहारा लिया जाता है। जब हम भाषा सीखेंगे तो अगर मान लो कोई हिंदी बोलता है बच्चा और उसे इंग्लिश सिखानी है आपको, तो हम हिंदी में ही उसको सिखाएंगे, बताएंगे हिंदी में। ये नहीं कि हम इंग्लिश में ही बोल रहे हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अधिगम में सहारा तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, और डी है भाषा अर्जन सहज सहज और स्वाभाविक होता है, ये सहज होगा, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है। ठीक है, भाषा अर्जन सहज होता है। अर्जन कैसे, जब 2-3 साल का बच्चा होता है वो पूरी पूरी भाषा सीख जाता है, तो वो परिवेश में अर्जित करता है, कोई सिखाता नहीं उसे, वो अर्जित करता है। ठीक है, सहज होता है, स्वाभाविक हुई होता है, कोई भी सीख सकता है। जबकि भाषा अधिगम, और अगर हम किसी भाषा को पढ़ाते हैं तो प्रयासपूर्ण होता है, तो हम उसका प्रयास करते हैं कि वो सीख जाए। छठा है एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे। सबसे कम महत्व देंगे, सबसे कम महत्व 4 ऑप्शन में से। अब बहुभाषी का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्लास में बच्चे ऐसे बैठे हैं जो एक लैंग्वेज नहीं कई लैंग्वेज बोलते हैं, कोई कोई दूसरी बोलता है, कोई दूसरी बोलता है, इस तरह से। तो सबसे कम महत्व किसे देंगे। बच्चों को सीखने में दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए को देंगे। बच्चों को सीखने में दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए, बाकी सबको महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, सातवां प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर का बच्चे मतलब किताबें हैं, उसमें रचनाएं को किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए, ये वो कहने की कोशिश है। केवल, देखिए अब पहले ही आ गया केवल, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ये भी गलत है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ये सही है सी। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, नहीं, सी सही है, क्योंकि इसमें बच्चा जो भी अपना परिवेश होगा उससे जुड़ा भी रहेगा, उससे इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, और आप उसे ऐसी बात बताने लगे जिसके बारे में जानते नहीं, तो वो उसमें सीख ही नहीं पाएगा। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें है नहीं है, उद्देश्य नहीं है द्वितीय भाषा शिक्षण का, दूसरी भाषा का उद्देश्य नहीं है। 4 में से एक गलत होगा। देखते हैं, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, या विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न विधियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ, वही यही है नेगेटिव, कंठस्थ करना, याद करना तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। और दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो आगे बढ़ते हैं। आठवां, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। व्याकरण नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। सबसे ज्यादा आप
मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा किसका आप महत्व देंगे? चार चार विकल्प पढ़ें और बताएं। सीखने की क्षमता का आकलन, सबसे ज्यादा हम इसी पर महत्व देंगे क्योंकि बच्चा कितना सीखा, इस पर आकलन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन जो भी होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? आकलन का मतलब कि जो आकलन नहीं करते बच्चों का टीचर भाषिक में, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? संज्ञा शब्द के दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित। बी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बी, क्योंकि जब बादल, आसमान, चिड़िया, ये आपने शब्द दे दिए, उसे टैग वर्ड दे दिए और आपने बोल दिया कि इस पर आप कहानी लिखो, तो अपने विचार बनाएगा। फिर वो देगा बादल, आसमान, चिड़िया, तो वो बोलेगा बादल, एक एक बच्चा नीचे जमीन पर बैठा देख रहा था ऊपर चिड़िया उड़ रही है आसमान में, वहां बादल भी थे आसमान में। इस तरह से सब कुछ डाल सकता है वो। उसके बाद है 11वां, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम प्रभावी तरीका संवाद अदायगी। संवाद अदायगी तो हम अगर किसी से बोलते हैं तो वो अभिव्यक्त करता है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभवों का वर्णन, या बातचीत करना। तो इसका आंसर होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, क्योंकि बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम तो व्याकरण क्या लेगी इसमें? अगर वो संवाद कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, अनुभव है, वो अनुभवों को वर्णन कर रहा है, तो पक्की बात है वो अपनी अभिव्यक्ति दिखा रहा है। ठीक है, अपनी बातों को रख रहा है। 12वां है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पहला है समृद्धि भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणीय नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। इन चारों में से जो आपको सबसे अच्छा विकल्प लग रहा है वही। तो इसमें पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर हम उसे वातावरण वैसा नहीं देंगे कि बच्चा अगर हिंदी सीखना या इंग्लिश सीखना तो इंग्लिश में ही बच्चे बात करें, तो वैसा वातावरण नहीं देंगे तो हम उसको नहीं सिखा पाएंगे कोई भी भाषा। ठीक है, वातावरण देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो देख नहीं सकते बच्चे, उनको भाषा सिखाते समय क्या करते हैं? ठीक है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उनमें भाषा के अलग बैठाना चाहिए, उन्हें भाषा में अलग बैठाना चाहिए, ये गलत है, नेगेटिव है, अलग नहीं बैठा सकते हम। उन्हें विभिन्न वार्षिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया, भी गलत है। कम पाठों वाली, ये भी गलत है। सबसे बढ़िया ये, उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना है, मतलब बोलकर उन्हें सिखाया जाना चाहिए। तो देख तो सकते नहीं है, तो बोलकर सिखाने में वो सीख जाएंगे। ठीक है, बहुभाषिक, बोल के सीखने का मतलब अर्जित कर जाएंगे। ठीक है, अधिगम नहीं करना, उनको अर्जित करवाने के लिए हमें बोलना है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है? देखिए, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है बहुभाषिकता। या भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हमारा डी है, बहुभाषिकता जो है वो हमारा संसाधन के रूप में लेंगे, ना कि उसे बाधा के रूप में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा में चारों चारों कौशलों, यहाँ कौशलों होगा, पूर्णों नहीं, चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कौरी सेट होते हैं। कौरी सेट मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानते।
कोरी स्लेट, स्लेट होगा या सेट नहीं स्लेट, जो स्लेट नहीं पहले लिखते थे चौक से वो वाली, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समृद्ध नहीं होते। ठीक है, तो इसका है बी, क्योंकि चारों कौशल तो जो होता है, चारों कौशल में क्या क्या आते हैं, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। तो ना तो बच्चा पढ़ना जानता है और ना ही बच्चा लिखना जानता है। दो कौशल आते हैं कि वो आपको सुन सकता है, आपकी बात समझ सकता है और उसको व्यक्त कर सकता है अपनी बात, बस। तो अपनी बी से इसका सही होगा, अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। आज की किताब वो आज की क्लास हो गई यहीं पे समाप्त। कृपया आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।